नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं और इन पहाड़ियों से सवाल पूछे जाएंगे। तो इस लेक्चर में अपन देखते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में पहाड़ी मतलब पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है। उन पर्वत श्रृंखलाओं को अपन नोट्स के साथ में पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे, हेडिंग लगा लूंगा, पर्वतमाला इसकी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, प्रायद्वीपीय पठार की पर्वतमाला। सबसे पहली पर्वतमाला हम पढ़ेंगे अरावली, अरावली पर्वतमाला। यहाँ इसके बारे में बेसिक जानकारी अपन पढ़ेंगे, पूरा इसको अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अरावली को राजस्थान के पेपर्स में राजस्थान जीके के साथ इसको अपन अच्छे से वहां पढ़ना होता है। इंडिया लेवल के जीके पर अरावली को जितना अधिक डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको लेनी है। अरावली राजस्थान में कहाँ कहाँ तक फैली है, ये सभी जो राजस्थान के संबंध में डीप नॉलेज है वो राजस्थान जीके की क्लासेस में आपको मिलेगा। यहाँ हम केवल इंडिया लेवल पर इसके बारे में बात करेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा विस्तृत अरावली का आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ उसी लेवल तक पढ़ेंगे जहां इंडिया लेवल के जीके में पूछा जाता है। अरावली का विस्तृत अध्ययन आप राजस्थान जीके में ज्योग्राफी का जो क्लासेस चलेगी वहां अच्छे से पढ़ेंगे। अरावली पर्वतमाला, पहला एग्जाम्पल इसको आप याद रखोगे, प्राचीन पर्वतमाला के रूप। अरावली पर्वतमाला जब भी दिमाग में आए तब आप क्या रखोगे यार कि प्राचीन पर्वतमाला है। क्यों रखा जाता है? प्राचीन होने का यह काफी नहीं है। यहाँ प्राचीन से मतलब क्या है, ये हिमालय से भी प्राचीन। परेशानी कब होती है? जब हिमालय से कंपैरिजन करके पूछ लिया जाए, है ना। तो याद रखना, हिमालय से भी प्राचीन। हिमालय कैसा है? हिमालय कैसी पर्वतमाला है? हिमालय नवीन पर्वतमाला है, नई पर्वतमाला। अरावली हिमालय से भी पुरानी है। ठीक है, पहली विशेषता प्राचीन पर्वतमाला है, अवशिष्ट पर्वतमाला है, अवशिष्ट पर्वतमाला, या इसको आप कह दो कि वृद्ध पर्वतमाला, बूढ़ी हो चुकी है, वृद्ध पर्वतमाला। अरावली अब पुरानी हो चुकी है, अरावली अब नवीन पर्वतमाला नहीं रही, बहुत प्राचीन, प्री कैम्ब्रियन युग। कौन सा टाइम है? प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वतमाला। याद रखोगे, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वतमाला। अरावली निम्नलिखित में से किस युग की पर्वतमाला मानी जाती है? प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वतमाला मानी जाती है। अति प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला या कह लो कि वृद्ध पर्वतमाला अरावली मानी जाती है। इसके बाद यहां से सवाल क्या बन सकता है? एक तो ये पूछ लेगा प्री कैम्ब्रियन, या आपको कभी हिमालय के साथ कंफ्यूज करके पूछेगा। ठीक है, तो हिमालय तो नवीन पर्वतमाला है, अरावली प्राचीन पर्वतमाला है। अवशिष्ट पर्वतमाला क्यों कहा मैंने? क्योंकि यह बूढ़ी हो चुकी है। इतने सालों में इसका लगातार हवाओं के द्वारा, नदियों के द्वारा, बारिश के द्वारा अपरदन हो चुका है। इसका ये ऊपर से क्या हो चुकी है? घिस चुकी है। अब ये अवशिष्ट अवशेष के रूप में ही बची है। लगातार क्रमिक रूप से आपको अरावली नहीं मिलती। एक तरह से अवशिष्ट छिन्न भिन्न अवस्था में ये, कुछ जगह यहाँ पहाड़ियां हैं, कुछ जगह फिर गैप आ जाएगा, फिर पहाड़ियां निकलेगी, फिर कुछ जगह गैप आएगा, फिर पहाड़ियां मिलेगी। इस तरह से अरावली का विस्तार है। तो अरावली अब कैसी है? विच्छिन्न अवस्था में, विच्छिन्न श्रेणी के रूप में। ये चीजें आप शुरुआती दौर में याद रखेंगे अरावली के बारे में। विच्छिन्न मतलब थोड़ी सी यहाँ पर आई, फिर गैप मिल गया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे हैं, लगातार नहीं। अरावली में क्या है? वायु घाटियां जगह जगह आपको मिलेगी, मतलब क्रमिक रूप से लगातार अरावली ना होकर के अरावली कैसी है? अरावली छिन्न भिन्न रूपों में मिलती है। मैं एक मिनट आपके लिए डस्टर ले आता हूँ, डस्टर भूल गया हूँ। तो अरावली हमको छिन्न भिन्न अवस्था में मिलेगी। इसके बाद देखें तो पहले इसको हम देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। प्राचीन पर्वतमाला है, अवशिष्ट पर्वतमाला रहेगी, वृद्ध पर्वतमाला है, विच्छिन्न श्रेणी के रूप में, मतलब लगातार क्रमिक रूप से ना होकर के टुकड़ों में मिलेगी। और इसका युग प्री कैम्ब्रियन युग आप याद रखें। ठीक है, इसके आगे फिर देखते हैं अरावली के बारे में और कौन कौन से सवाल मिलेगी। विस्तार देखना है, कहां से कहां तक है।
गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। थोड़ा हरियाणा भी मान सकते हो, पर तीन मुख्य आपको याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, इनसे निकल। गुजरात में इसको अरब सागर की बेटी भी कहा जाता है, अरावली को अरब सागर की बेटी भी कहा जाता है, अरावली को अरब सागर की बेटी भी कहा जाता है। क्यों ऐसा माना जाता है कि अरावली का उद्भव जो है ना अरब सागर के अंदर से हुआ है, और ये गुजरात के पालनपुर वाले क्षेत्र से दिखाई पड़ती है, और उसके बाद राजस्थान में सिरोही जिले से प्रवेश होता है, राजस्थान में सिरोही जिले से प्रवेश। जगह है, जगह का नाम है खेड़ ब्रह्मा, जगह का नाम क्या है, खेड़ ब्रह्मा। राजस्थान में सिरोही जो है, सिरोही से अरावली राजस्थान में प्रवेश करती है, मतलब अरावली में राजस्थान के इलाके में अरावली का प्रवेश, सिरोही जिले में जगह है खेड़ ब्रह्मा, इस खेड़ ब्रह्मा से अरावली राजस्थान में प्रवेश करती है, और दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक इसका विस्तार है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो पहाड़ियां हैं वहां तक अरावली का विस्तार माना जाता है। ये विशेषता, ये तो विशेषता का विस्तार हुआ, ये तो याद रखना ही रखना है। इसके बाद इसके बारे में क्या देखेंगे, अगली विशेषता अरावली के बारे में है, दक्षिण पश्चिम में अरावली चौड़ी ज्यादा है, अरावली अधिक चौड़ी है, जबकि उत्तर पश्चिम यूं बढ़ती है अरावली आगे, ठीक है। इस इलाके में तो अरावली चौड़ी ज्यादा है, इस इलाके में कम चौड़ी है, ठीक है। यहां तक पहाड़ियां फैली हुई, किंतु यहां आने पर ये चौड़ाई इसकी कम हो जाती है। तो अरावली की चौड़ाई दक्षिण पश्चिम में ज्यादा है, जबकि उत्तर, मतलब ये वाला इलाका रहेगा ना उत्तर पूर्व, इसको अपन उत्तर पूर्व मानेंगे, उत्तर पूर्व में कम चौड़ाई है, इसे भी आप नोट के रूप में लिख लीजिए। दक्षिण पश्चिम में अरावली अधिक चौड़ी है, जबकि उत्तर पूर्व में कम चौड़ाई में फैली हुई है। तो ये अरावली की विशेषता आप याद रखेंगे। दक्षिण पश्चिम मतलब जहां से शुरू होती है, गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र में अरावली अधिक चौड़ाई लिए हुए है, जबकि दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। इसे भी आप याद रखोगे। इसका राजस्थान के मानसून पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अरावली राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है। क्यों करती है? इसका कारण है कि अरावली दक्षिण पश्चिम मानसून के समांतर चलती है। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिमी मानसून के समांतर होने के कारण, मानसून के समानांतर होने के कारण अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर होने के कारण यह राजस्थान में वर्षा के लिए योगदान नहीं दे पाता। इसे भी लिख लीजिए। मतलब क्या होता है, पहाड़ जो होते हैं ना, पहाड़ बादलों को रोकने का काम करते हैं। अगर बारिश में जो बादल पानी लेकर के जाते हैं, उनके बीच में अगर कोई पहाड़ आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो बादल जहां रुकावट आती है वहां पर बारिश करते हैं। किंतु अरावली कैसी है ना, अरावली बादलों के बीच में ना आकर के बादलों के साथ साथ रहती है। मैं यहाँ पर मानचित्र बनाकर एक बार फिर से बताना चाहूंगा। यूं अरावली की दिशा है, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं भी ऐसे ही चलेगी, तो ये हवाएं इसके ऐसे साथ साथ चलती है। मतलब अगर हवाएं यूं आती या फिर अरावली यूं होती इस दिशा में, तब तो ये बादलों को रोक देती। किंतु अरावली इसके समानांतर होने के कारण ये बादलों को नहीं रोकती, और बादल जब रुकेंगे नहीं, उनकी दिशा में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, तो वो आगे की तरफ चले जाएंगे। यहाँ उन बादलों के रुख को कोई किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं होगा, तब बादल बिना रुके आगे की तरफ चले जाएंगे, और राजस्थान के हिस्से में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी
नहीं हो पाती, मतलब अपेक्षाकृत कम बारिश इस इलाके में, राजस्थान के पश्चिमी इलाके में होती है। अगर ये इस अरावली की दिशा यूं होती तब अरावली बीच में आ जाती बादलों के, और अभी जितनी बारिश राजस्थान में हो रही है हो सकता है इससे ज्यादा होती, क्योंकि अरावली अगर वैसे होती, पर अब तो क्या करें, प्रकृति है ना, जैसे है वैसे ही इसको रखना पड़ेगा। तो अरावली के कारण राजस्थान में बारिश कम होती है। क्यों? क्योंकि अरावली मानसूनी बादलों के रास्ते में अवरोधक का काम न करने की बजाय उसके समांतर होती है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बादल इसके साथ साथ उड़ते रहते हैं। कम ऊंचाई भी कारण है, कम ऊंचाई होने के कारण भी बादलों को नहीं रोक पाती, कम ऊंचाई का मतलब है जितनी ऊंचाई चाहिए बादलों को रोकने के लिए उतनी अधिक ऊंचाई अरावली की नहीं है, और इसलिए ये बादलों को, एक तो इसकी दिशा समानांतर है और दूसरी ऊंचाई उतनी ज्यादा नहीं है ताकि ये बादलों को रोक सके। दोनों ही कारण याद रखोगे राजस्थान में कम बारिश के लिए। ये अरावली के बारे में अपने पढ़ा। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। इसकी सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर याद रखो। 1722 मीटर, 1722 मीटर। माउंट आबू के पास नहीं, माउंट आबू भी इसी के अंदर है। माउंट आबू पर्यटक स्थल है इसी में, और इसी माउंट आबू के पास में है गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला की 1722 मीटर। बाकी चोटियां और है, उनको राजस्थान के एग्जाम के लिए आपको राजस्थान जीके के लेक्चर्स होंगे, उनका वेट करना पड़ेगा, वहां उसको अच्छे से एक एक चीज को हम समझा पाएंगे। ये इंडिया के लेवल पे है तो अपने को सिर्फ इसकी ऊंची चोटी याद करके ही काम चला सकते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी इसकी गुरु शिखर, और माउंट आबू पर्यटक स्थल इसी क्षेत्र में पड़ता है। ये बातें हमने अरावली के बारे में पढ़ी। एक और विशेषता याद रख लेते हैं, अरावली में धात्विक खनिज मिलते हैं। अरावली में आपको धात्विक खनिज मिलेंगे। कैसे खनिज मिलेंगे? अधात्विक खनिज नहीं मिलेंगे, धात्विक खनिज यहाँ पर मिलते हैं। ये वाली विशेषता भी याद कर लीजिए। सत्य असत्य वाले कथनों से आपको यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये हमने देखा अरावली पर्वतमाला। मैं एक बार इनको मानचित्र में अच्छे से अंकित कर देता हूं ताकि आप कच्चा चित्र बना लें। यूं बनाते हैं, यहां अपन बनाते हैं अरावली। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये अरावली बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, इसके बारे में सामान्य जानकारी हमने एक एक करके लिख ली। अगली पर्वतमाला है विंध्याचल। दूसरी पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला। इसके नाम में छुपा हुआ विंध्याचल। विंध्य का मतलब होता है बीच में, विंध्य का मतलब होता है बीच में। ये बीच की पर्वतमाला है, मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है, यानी बीच में, भारत की मध्य की पर्वतमाला है, और सामान्यतः इसको इस तरह से मानते हैं। ये पर्वतमाला भारत के बीच की, इसको बोलते हैं विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, ये उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत को अलग करती है। उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत को अलग करती है। अगली बात इसके बारे में जो कहेंगे, हिमालय व प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के मध्य जल विभाजक का काम भी करती है, जल विभाजक का काम भी करती है। हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच में जल विभाजक का काम विंध्याचल पर्वत श्रेणी करती है। तो क्या बातें, दो बातें हमको याद रहनी यहाँ से। उत्तर मतलब बीच की, नाम ही विंध्याचल, मध्य से विंध्याचल, ये इसके बारे में हमको समझना है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग रखती है। ठीक है, ऊपर का हिस्सा उत्तर भारत, नीचे का हिस्सा
दक्षिण भारत, और हिमालय और प्रायद्वीप के पठार की नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती है। विस्तार देखते हैं कहां से कहां तक। इसका विस्तार कहां से कहां मिलेगा आपको? इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से मतलब मालवा के थोड़ा सा इधर दक्षिण की तरफ, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एमपी बघेलखंड मतलब छत्तीसगढ़ का इलाका होते हुए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, मैं थोड़ा सा इसको यहां से बना दिया, यहां से बना देते हैं इसको, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एमपी बघेलखंड होते हुए बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार, मतलब राजस्थान का जो मालवा का क्षेत्र है उसके दक्षिण दिशा में थोड़ा सा इसको मान सकते हो आप, और ये यहां से लेकर के बिहार में सासाराम तक इसका विस्तार माना। ये तो कच्चा चित्र है, पूरा इसको अफेक्ट ना माने, ये तो कच्चा चित्र है, हो सकता है ऊपर नीचे हो, मानचित्र में अच्छे से इसको देखिएगा। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ से एमपी बघेलखंड होते हुए बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है। यूपी का थोड़ा क्षेत्र भी इसके अंदर आएगा। इसमें आने वाली चोटियां हैं, जो पहाड़ियां हैं, उनको मैं दिखा देता हूं। इसमें आने वाली पहाड़ियां, कौन कौन सी पहाड़ियां इसमें आएगी आपको? भारनेर पहाड़ियां या भंडेर पहाड़ियां। भारनेर की पहाड़ियां मिलेगी इसके अंदर, कहां मिलेगी? एमपी और यूपी के क्षेत्र में। एमपी यूपी का जो क्षेत्र आएगा वहां पर, यहां पर मिलेगी भारनेर की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां अपने को, पहाड़ियों को इनकी मुख्य पर्वत श्रृंखला उसके साथ याद रखना है, या फिर सवाल कैसे पूछा जाएगा, या फिर ये पूछेगा कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, या उसका संबंध किस राज्य से है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। तो हमने देखा गुरु शिखर, माउंट आबू, ये जो पहाड़ियां हैं वो कहां मिली अपने को? अरावली के अंदर। अब जो मैं पहाड़ियां लिखा रहा हूं उनका अपन राज्य भी देखेंगे, और यहां अगर मैं इसको विंध्याचल में लिखा रहा हूं तो विंध्याचल में होगी। यहां से सवाल इस तरह से बनेगा। तो भारनेर की पहाड़ियां एमपी यूपी के क्षेत्र में है। कौन सी पर्वतमाला का हिस्सा है? विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा। कैमूर पहाड़ी ये किसका हिस्सा है? इसमें एमपी भी आएगा, यूपी भी आएगा और बिहार। कैमूर पहाड़ी मतलब पहाड़ियां लंबी श्रृंखला में है। इसी विंध्याचल पर्वतमाला पर ही कुछ पहाड़ियां हैं जो 3 राज्यों में फैली हुई है। मतलब कैमूर पहाड़ियां एमपी में है, यूपी में है और बिहार में है। याद रखिएगा, 3 का जोड़ा बन गया, इसका मतलब कैमूर पहाड़ी के नाम से सवाल पूछने के चांसेस बढ़ गए। कैमूर पहाड़ियों का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है, ऐसे करके पूछ लेगा। तो कैमूर पहाड़ी का विस्तार 3 राज्य आपको बता रखे हैं, चौथा मान लो छत्तीसगढ़ दे दिया, याद रखोगे, ठीक है। या फिर पूछ ले कैमूर पहाड़ी निम्नलिखित में से किन राज्यों में? 5 राज्यों का एक आपको समूह दे दिया, फिर उसमें से आपको छांट करके 1 2 3 2 3 ऐसे करके सभी 2 केवल 2 इस तरह सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये राज्यों का समूह आप याद रखोगे। इसके बाद में आएगा कैमूर पहाड़ी होगी, भारनेर की पहाड़ियां होगी। फिर आपको इसमें याद करना होगा पारसनाथ की पहाड़ी। ये कहां मिलेगी आपको? ये मिलेगी झारखंड में, पारसनाथ की पहाड़ी। फिर आएगा मेकाल पहाड़ी, ये नीचे होगा सर, ऊपर इसको आप याद कर, यहां लिख रहा हूं पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी ये कहां मिलेगी? पारसनाथ पहाड़ी मिलेगी आपको झारखंड के अंदर। पारसनाथ पहाड़ी मिलेगी आपको झारखंड के अंदर। तो इस तरह से इन पहाड़ियों को आप याद रखोगे। विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ियां, बाड़मेर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, ये पहाड़ियां विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ियां है। आगे की बात करते हैं इसके अंदर। इसमें आपको इसका विस्तार जो है ना, ये पर्वतमाला
लिख लीजिए सेंटेंस, विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला मेकार पहाड़ियों में मिल जाती है। मेकाल पहाड़ियों में, एमपी के अंदर मेकाल पहाड़ी, और मेकाल पहाड़ियों में इधर से देखो, यहां से फिर आएगी सतपुड़ा, और यहां पर आते आते ये दोनों पहाड़ियां एक दूसरे से मिल जाती है। तो ये जगह जो होगी यहाँ पर इसको कहेंगे मेकाल पहाड़ियां। तो मेकाल पहाड़ियां विंध्याचल का हिस्सा भी माना जाएगा और सतपुड़ा का हिस्सा भी माना जाएगा। डिपेंड करता है सवाल कैसा बना करके आया। अगर पूछ ले कि मेकाल पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, अगर ऑप्शन में सतपुड़ा नहीं है तो विंध्याचल दिया होगा, और विंध्याचल नहीं है तो सतपुड़ा दिया होगा। अगर दोनों दिया है तो फिर वो ए व बी दोनों ऐसा करके सवाल बनाएगा। याद रखिएगा, पूर्व में विंध्याचल, पूर्व की तरफ विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला मेकाल पहाड़ियों में मिल जाती है। मतलब मेकाल पहाड़ी इन दोनों को मिला देती है। जैसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को नीलगिरी की पहाड़ियों ने एक मिलाया था, एक किया था, वैसे ही मेकाल पहाड़ियां सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं को एक करने का काम करती है। ये वाली बात हमको इसमें याद रखनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। याद रखेंगे, विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक 1048 मीटर। 1048 मीटर, कई किताबों में 1036 मीटर भी दे रखा होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 5-7 मीटर का अंतर है। दोनों ही आप जो अच्छी लगे वो मान लीजिए। तो सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? अमरकंटक। विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, ये हमें याद रखना है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर। ऊंचाइयां आपको याद रहे ना रहे, पर कम से कम सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या फिर किस पर्वतमाला की कौन सी चोटियां हैं उनको तो अच्छे से याद रखेंगे। तो अमरकंटक हुई। इस तरह से ये इस विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में अपन ने पढ़ा। इसमें धात्विक खनिज मिलते हैं। कैसे खनिज मिलते हैं? इसमें अधात्विक खनिज मिलते हैं। कैसे खनिज मिलते हैं? इसमें अधातु खनिज इसके अंदर मिलते हैं। अरावली में कैसे मिलते हैं? धात्विक खनिज मिलते हैं। ये हमने देखा, विस्तार हमने इसका देख लिया। इसके बाद अब पढ़ते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तीसरी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वतमाला। मतलब देखो तीनों का सीरीज है, अरावली बीच में, फिर विंध्याचल। देखो विंध्या में मध्य शब्द आ रहा है, विंध्य में मध्य शब्द की आवर्ती हो रही है, तो विंध्याचल को बीच में रखो। और यहां से जो निकलेगी ना ये वाली, ये एक्चुअल में यहां से होती है, गुजरात के इलाके से निकलती है, ठीक है, थोड़ी सी। तो ये बीच की श्रृंखला जो होगी इसे कहेंगे सतपुड़ा। इसका विस्तार कहां से कहां तक होगा? गुजरात के राजपीपला से, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? सतपुड़ा पर्वतमाला का गुजरात के राजपीपला पहाड़ी से, गुजरात के राजपीपला पहाड़ी से होकर महादेव मेकाल होते हुए, महादेव मेकाल होते हुए छोटा नागपुर पठार तक, ये इसका विस्तार है। किसका? सतपुड़ा पर्वतमाला गुजरात में राजपीपला से होते हुए महादेव, ये मेकाल पहाड़ी है, मेकाल पहाड़ी तो आपने नाम सुना ही है, अब महादेव पहाड़ी नाम सुनिए। तो महादेव पहाड़ी, मेकाल पहाड़ी होते हुए यहां हमने देखा था क्या मिला हमको? छोटा नागपुर का पठार। इस छोटा नागपुर पठार तक इसका विस्तार माना जाता है। गुजरात के राजपीपला से लेकर के छोटा नागपुर तक ये जो विस्तार है ये सतपुड़ा पर्वतमाला का माना जाता है।
ठीक है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण, ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक शब्द का मतलब होता है दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज रखी जाए उसे अपन कहते हैं ब्लॉक। साधारण शब्दों में, देसी भाषा में अपन अगर ब्लॉक शब्द का मतलब समझे तो हमें मालूम पड़ता है दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज फिट की जाए तब उसे अपन कहते हैं ये ब्लॉक हो, ठीक है ना। तो ये भी ऐसा ही एक उदाहरण है। ब्लॉक का मतलब होगा कि इसके दोनों तरफ, इस तरफ से और इस तरफ से नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं, नर्मदा और तापी। ये नर्मदा और तापी नदी घाटियों के बीच में खड़ा पर्वत है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लॉक पर्वत। जब दो नदी घाटियों के बीच कोई पर्वत मिलता है उस पर्वत को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। और उसी प्रकार का उदाहरण है सतपुड़ा पर्वतमाला। समझिए चित्र के माध्यम से, यहां बहती है नर्मदा, यहां बहती है तापी, और इनके बीच में एक पर्वत श्रृंखला है। मतलब यहां भी नदी की घाटी है, खाई है गहरी, यहां भी गहरी खाई है। इस खाई से तो बहती है तापी नदी नीचे की तरफ से, और इस तरफ से बहती है नर्मदा। इन दोनों नदियों के बीच में एक ब्लॉक की तरह पर्वत बना हुआ है जिसे हम कहते हैं सतपुड़ा पर्वत, और एक लंबी श्रृंखला में है, इसलिए बन गया पर्वत माला। तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। क्यों है लिख लीजिए, नर्मदा व तापी नदी घाटियों के मध्य, नदी घाटियों के मध्य ये ब्लॉक पर्वत क्यों है? नर्मदा और तापी नदी घाटियों के मध्य है। इस तरह का एग्जाम्पल बना लीजिए, एक लाइन यहां खींचे, एक लाइन यहां खींचे, और बीच में इस तरह से एक पर्वत, ब्लॉक पर्वत की तरह इसको बना लीजिए। ये ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल हो जाए। तो इस तरह से हमने देखा सतपुड़ा के बारे में। ब्लॉक पर्वत है और नर्मदा और तापी की घाटी के बीच में स्थित होने के कारण इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ये बात आपको पता ही होगी कि विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण, विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण, विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में, तो याद है, इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में और नर्मदा और तापी नदियों के बीच में। अब यहां से सवाल किस तरह बनेगा सत्य असत्य वाले कथनों में कि नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर की ओर बहती है। हाँ सही, नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर की तरफ होकर बहती है। मतलब ये तो सतपुड़ा पर्वत है और इसके उत्तर की तरफ नर्मदा नदी बहती है और सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी बहती है। इसको सेंटेंस के रूप में बनाकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यहां के पर्वत कौन कौन से हैं? मैकाल भी इसी के अंदर याद रखोगे, और इसके बारे में आपको पहले से पता है कि मैकाल पर्वत विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों को एक करने का काम करता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आएगी महादेव पहाड़ी, याद रखोगे। महादेव पहाड़ी इसी पर्वतमाला का हिस्सा। दो पर्वतमालाएं, इसमें दो पहाड़ियां याद रखोगे, मैकाल पहाड़ी और महादेव पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, लिख लीजिए। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और वो कहां पर है? इस महादेव पहाड़ी पर ही मिलेगी, ठीक है। और इस महादेव पहाड़ी पर एक पर्यटक स्थल है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन ये कहां मिलेगा? महादेव पहाड़ी पर। आपको पर्यटक स्थलों को उनकी पहाड़ियों से भी पूछा जा सकता है। कौन सा पर्यटक स्थल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, यह सवाल भी पूछा जाएगा। माउंट आबू, अरावली, पंचमढ़ी, सतपुड़ा, ऊटी, क्या कहेगा, नीलगिरी की पहाड़ियां, है ना, कोडाईकनाल, पालनी पहाड़ियां। इस तरह से आपको मुख्य पर्यटक स्थल है, अगर वो किसी पहाड़ी से संबंधित है तब उनको मिलान करने वाले सवाल भी पूछे जा सकते हैं। राज्य पूछा जाएगा पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहां पर है, तो रखोगे इसको एमपी। कहां पर है? एमपी में। कौन कौन से राज्यों से होकर ये गुजरती है सतपुड़ा पर्वतमाला, इसमें भी आप लिख लीजिए। गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और
झारखंड और थोड़ा सा इसके अंदर एमएच मतलब महाराष्ट्र का हिस्सा भी इसमें आता है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला में थोड़ा सा महाराष्ट्र का हिस्सा आएगा, नगण्य के हिसाब से मान लीजिए, गणना ही नहीं की जाती पर थोड़ा सा आता है अगर मानचित्र में इसको सेट करें तो। थोड़ा सा महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड का क्षेत्र इसके अंदर आएगा। इसकी पहाड़ियां अपन ने देखी, महादेव और मेकाल पर्वत इसके अंदर आएंगे। ब्लॉक पर्वत का ये एग्जाम्पल है। इस तरह से अपन ने तीनों पहाड़ियां कंप्लीट करी। अब क्या होगा, अब हमें देखो ये तीन मुख्य मुख्य पहाड़ियां थी, अब इसकी छोटी छोटी पहाड़ियां सिर्फ उनको उनके राज्य से मिलान करने वाले हिसाब से बाकी की जो पहाड़ियां बच रही है मैं एक एक करके दिखा रहा हूं। ये सब पहाड़ियां कैसी है, इनको आप सिर्फ इनके राज्य से मिलान करोगे। इन पहाड़ियों का सिर्फ इनके राज्य से मिलान करोगे। पहाड़ी का नाम अगर किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है तो उसको लिख लेंगे, वरना कौन से राज्य में है वो अपन लिख लेंगे। तो हमने अब तक ये सब चीजें देखी। अब आएगी आपको अजंता पहाड़ी। अजंता पहाड़ी एमएच मतलब महाराष्ट्र, कहां पर है, महाराष्ट्र में है, पूरा ही लिख लो महाराष्ट्र। अजंता पहाड़ी महाराष्ट्र में। हरीशचंद्र पहाड़ी ये भी कहां पर है, अजंता यहां पर मिलेगी, हरीशचंद्र यहां मिलेगी, ठीक है। महाबलेश्वर पहले से याद है आपको, ये भी कहां पर है, महाराष्ट्र में। गोविंदगढ़ आपको याद है, अजंता, हरिश्चंद्र पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी। एक बाबा बुदन पहाड़ी आई थी जो कर्नाटक में लिखाई थी मैंने आपको, उसे वापस लिख लीजिए ताकि सारी पहाड़ियां एक जगह हो जाए। बाबा बुदन पहाड़ी ये कहां होगी, कर्नाटक में। हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में, अजंता पहाड़ी महाराष्ट्र में। ये पहाड़ियों को उनके राज्य से मिलान करने के हिसाब से भी सवाल बनते हैं, ठीक है। ये लिखी राजमहल पहाड़ी। राजमहल कहां पर है, झारखंड में, छोटा नागपुर के जस्ट उधर, यहां पर। वो गारो खासी जयंतिया हिल्स वो तो मेघालय वाले हिस्से में हमने रखी ना, ठीक है। मिकिर रेगमा असम में रहेगी, पहले दिखा चुका हूं, वहां से वापस उसको उतार लीजिए। राजमहल झारखंड में। एक आएगा राजपीपला। राजपीपला पहाड़ी कहां मिलेगी, गुजरात में। ये कौन से हिस्से में है, गुजरात में, जहां से सतपुड़ा शुरू होती है। ये पहाड़ियां हमने देखी। अब क्या करना है, अब दक्षिण भारत की पहाड़ियों को थोड़ा सा अपने को बात करनी है। हमने देखी नीलगिरी, सबसे पहले अपन ने कौन सी पढ़ी थी, नीलगिरी। ये कहां पर है, ये 3 राज्यों में रहेगी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये इलाका जो है ना, ये नीलगिरी पहाड़ियों का इलाका, ये ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियां 3 राज्यों में, अच्छी तरह पढ़ा आपने, पश्चिमी घाट का और पूर्वी घाट को मिलान करने वाली, वहां पढ़ी। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में, अब मैं जो लिखा रहा ना वो सीरीज बनेगी, अन्नामलाई पहाड़ियां। ये कहां पर है, ये तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में यहां पर ये है अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में आपको मिलेगी कार्डोमम पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में क्या रखना है, कार्डोमम पहाड़ी। 3 पहाड़ियों की श्रृंखला याद रखोगे, नीलगिरी, उसके दक्षिण में अन्नामलाई और अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डोमम पहाड़ियां। और मानचित्र में अन्नामलाई के इस तरफ यहां पर आपको रखनी है पालमी पहाड़ी। क्या करना है, ये तो 3 की सीरीज होगी ना, इसको तो एक साथ रखेंगे। राजमहल देखी, राजपीपला देखी और नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डोमम। नीलगिरी यहां पर ये वाली लाइन, इसके बाद ये अन्नामलाई और ये पर कार्डोमम। ये कार्डोमम भी कहां होगी, तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद अपन पालमी पहाड़ियां देखेंगे। पालमी पहाड़ी ये कहां मिलेगी, ये यहां अन्नामलाई के इधर से सामने की तरफ, ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। और यहां पर कोडाई कनाल पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल को भी उसके राज्य से मिलान करने का सवाल आता है या पहाड़ी का सवाल बनता है। तो कोडाई कनाल पर्यटक स्थल कहां पर है, तमिलनाडु में है। ऊटी भी तमिलनाडु में। और कौन सी पहाड़ियां हैं,
कोडाईकनाल पर्यटक स्थल की पालनी पहाड़ियां हैं। और ऊटी की कौन सी होगी? ऊटी की नीलगिरी पहाड़ियां होगी, कोडाईकनाल की पालनी पहाड़ियां। राज्य इसका कौन सा है? तमिलनाडु है। यहां तक ये चीजें अपन ने देखी। अब आपको शेवरोई पहाड़ियां याद करना। देखो शेवरोई पहाड़ियां कहां पर है? शेवरोई पहाड़ियां मिलेगी आपको यहां पर, इस इलाके में शेवरोई, और शेवरोई के बाद में मिलेगी जवादी। दो पहाड़ियां इधर से याद करोगे वापस, ठीक है ना। यूं घूमने के बाद जब ऊपर जाओगे मानचित्र पर, तो इधर कार्डोमम के वापस इधर बाद में कौन सी मिलेगी? शेवरोई, और शेवरोई के बाद मिलेगी जावदी। मतलब जावदी उत्तर की दिशा में मिलेगी और दक्षिण में मिलेगी शेवरोई। मानचित्र में यहाँ इनको अंकित करते जाए। ये है जावदी, कुछ जवादी भी बोलते हैं और जावदी भी बोलते हैं। और ये वाली पहाड़ियां हैं शेवरोई पहाड़ियां, जावदी पहाड़ियां। जावदी पहाड़ी ये कहां मिली? टीएन मतलब तमिलनाडु। शेवरोई पहाड़ियां ये कहां मिलेगी? ये भी तमिलनाडु में ही मिलेगी। तो ये हमने इधर की पहाड़ियां देखी। इसके बाद में आपको मिलेगा नालकोंडा, पालकोंडा। ये पहाड़ियां मिलेगी आंध्र प्रदेश में। नालकोंडा और पालकोंडा की पहाड़ियां मिलेगी आंध्र प्रदेश में। इनको सबको लिख लीजिए। मलकानगिरी की पहाड़ियां मिलेगी पश्चिम बंगाल में। मलकानगिरी की पहाड़ी मिलेगी पश्चिम बंगाल में। जावदी पहाड़ियां तमिलनाडु में। शेवरोई की पहाड़ियां तमिलनाडु में। नालकोंडा पालकोंडा की पहाड़ियां मिलेगी आंध्र प्रदेश में। मलकानगिरी की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल। एक नल्ला मलाई की पहाड़ी और याद रखिएगा, ये गलती करवाती है। नल्ला मलाई की पहाड़ियां, नल्ला मलाई पहाड़ियां, ये इनका अन्नामलाई से इनको नजदीक मत करना। ये कहां मिलेगी आपको? आंध्र प्रदेश में। इसको याद रखिएगा, नल्ला मलाई की पहाड़ी। इन पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम थे, मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी। अभी जो वर्तमान सीएम है ना, जगनमोहन रेड्डी, उनके पिताजी, उनका निधन हुआ था एक प्लेन क्रैश में। तो ये उस समय चर्चा में रही थी। अब तो हालांकि अभी चर्चा में नहीं है, पर इनकी एक बार न्यूज बनी थी। नल्ला मलाई पहाड़ियों की आंध्र प्रदेश में ये पाई जाएगी। बाकी हमने राजमहल की बाकी वो सब हमने देख रखी है। बाकी जो हमने पठार पढ़े थे उनमें भी जहां जहां चोटियों के रूप में पहाड़ियों का उल्लेख हुआ है उनको अपन ने लिखा है। वहां से उनको सबको एक लिस्ट के अंदर आप रख लीजिए। सभी पहाड़ियों को, इस इलाके की, प्रायद्वीपीय पठार की सभी पहाड़ियों को एक लिस्ट के अंदर बनाने का काम करें। ये जो मैंने अभी लिखा ही वो, और इससे पहले अपन ने पठारी प्रदेशों के साथ साथ में अगर एक दो कहीं पर लिखी है, उन सबको अपन एक लिस्ट में रखेंगे, ताकि पहाड़ियों को उनकी पर्वत श्रृंखला है या किसी पठार के नाम से या किसी राज्य से संबंध पूछ ले, तब अपन इनको बता सके। इस तरह से अपन ने आज प्रायद्वीपीय पठार पूरे कर लिए। अगर कोई बात रह गई है तो हम अगर अगले वीडियो में अगर कोई चीज छूट गई है तो उनको एक साथ पूरा करने का प्रयास कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।